कमरे की फिजा गुलाब की खुशबू और हल्की रोशनी से मुअत्तर थी। जुनैद ने आहिस्ता से उसका दुपट्टा सरकाया और धीमे से उसके लबों पर झुक गया। उसने इरहा की और उसी लिबास की तहें खोलना शुरू की। हर तह के हटने के साथ इरहा की धड़कन तेज होती गई। वो अपने महबूब के सामने थी। उसका वजूद, उसकी रूह, सब कुछ आज जुनैद का था। जब लिबास का आखिरी पर्दा भी हट गया तो जुनैद की निगाहें इरहा के हसीन सरापे पे जम गई। मध्यम रोशनी में उसका बदन किसी चांदनी की तरह चमक रहा था। वो लम्हा आ गया था जिसका उन्हें इंतजार था। दोनों एक दूसरे में जम लाल रंग के जोड़े में मलबूस वो दुल्हन बनकर बैठी अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। लेकिन अभी तक जुनैद के आने का कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। 10 से 11 बजे और फिर 11 से 12 बज गए, लेकिन अभी तक जुनैद ने कमरे में कदम नहीं रखा था। उसकी सास ने उसकी थकन के पेश नज़र पहले ही उसे कमरे में भेज दिया था। अचानक ही इरहा के जहन में एक नई सोच ने जन्म लिया था। कहीं जुनैद उसी बात का बदला तो नहीं ले रहा। यही सोचकर जैसे उसकी जान निकल रही थी, वो कमरे में आकर उसके साथ क्या सलूक करेगा। जिस तरह का इल्ज़ाम वो अपने शौहर पे लगा चुकी थी, उसके बाद इरहा को उससे अच्छाई की उम्मीद नहीं थी। यकीनन वो उसे सज़ा दे रहा है। फिर पूरे 3 बज गए। अब तो उसकी कमर भी अकड़ गई थी। इरहा हिम्मत करके उठी और वॉशरूम में चली गई। एक तो घर वालों ने उसकी ज़बरदस्ती शादी जुनैद से कर दी थी, ऊपर से जुनैद का ये सलूक इससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो तो बिल्कुल एक खिलते हुए गुलाब की तरह थी। उसे हमेशा से ही तवज्जो की ज़रूरत रहती थी, लेकिन अब रात के 3 बज रहे थे और उसकी ज़ात की नफ़ी कर दी गई थी। उसने जल्दी जल्दी सारे कपड़े उतार कर एक सादा सा सूट पहन लिया। वॉशरूम में लटकी हुई लाल रंग की नाइटी पर बेसाख्ता उसकी नज़र पड़ी थी। ये यकीनन उसकी नंद फिजा ने यहाँ पर लटका दी होगी। उसे नखोवत से उस लाल रंग की नाइटी को देखा। कम से कम इसे तो वो हरगिज नहीं पहनेगी। यही सोचकर उसने एक गुलाबी रंग का आरामदाह कमीज शलवार लिया था और आराम से आकर बेड पे लेट गई थी। थोड़ी देर तक वो सोख बनाती रही, फिर थकन के मारे जल्द ही नींद की आगोश में चली गई। लेकिन अभी उसे लेटे हुए सिर्फ आधा घंटा ही हुआ था कि अचानक कमरे का दरवाज़ा हल्के शोर से खुला था। इरहा ने मंदी मंदी आंखों से देखा। एकदम ही झटके से उठ बैठी। जुनैद रात के 4:30 बजे कमरे में आया था। वो दूल्हा वाले कपड़ों में मलबूस नहीं था, बल्कि सादा सा वाइट कलर का सूट पहन रखा था। इरहा ने सर झुका लिया जबकि वो उसके करीब बैठ गया। वो मासूमियत से उंगलियां चटखाते हुए जुनैद को देखने लगी। वो आप आए नहीं थे इसलिए मैंने ये लिबास तब्दील कर लिया। उसकी बात के जवाब में जुनैद ने कोई सवाल नहीं किया था, बल्कि खामोशी से करवट बदल कर बेड के किनारे पे लेट गया। इरहा उसका ये रवैया बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। एक बार फिर उसे रोना आने लगा, लेकिन अचानक ही उसके दिल में ख्याल आया, जब उसे ही परवाह नहीं तो मैं क्यों इसकी परवाह करूं। ये सोचकर वो भी जल्दी से बेड के आखिरी किनारे पर टिक गई। ये और बात थी कि अब नींद उसकी आंखों से कोसों दूर हो चुकी थी। पूरी रात दोनों की अजनबियों की तरह गुजरी थी। जुनैद ने एक बार भी पलटकर उसकी तरफ नहीं देखा था, क्योंकि जिस तरह का इल्ज़ाम इरहा ने उसकी ज़ात पर लगा चुकी थी, उसके बाद तो वो उससे शादी भी नहीं करना चाहता था। लेकिन घर वालों के इसरार के बाद कि अब मंगनी हो गई है, पूरे ख़ानदान को पता चल गया है कि इरहा उसकी मनकोहा है। अगर तलाक हुई तो इस लड़की की भी बदनामी होगी और तुम्हारी भी। यही वजह थी कि जुनैद उससे शादी करने पे तैयार हो गया था। हालांकि इरहा एक बार जुनैद के दिल में झांक कर देखती तो शायद उसे पता चल जाता कि ये रिश्ता तो उसकी ख्वाहिश पर ही हुआ था। उस दिन वो अपने दोस्त यासिर की बहन की शादी में गया था। वो पेशे से एक डॉक्टर था। शादी ब्याह में जाने के लिए उससे ज़्यादा वक्त नहीं मिलता था, लेकिन यासिर उसका बचपन का दोस्त था। उसकी बहन को उसने अपनी सगी बहन की तरह समझा था, इसीलिए उसकी शादी में जाना बहुत ज़रूरी था। उसने अम्मी और फिज़ा को भी तैयार करवा लिया था और वो मेहंदी की तकरीब में पहुंच गए। यासिर की बहन अफशा ने अपनी कई सहेलियों को भी इनवाइट कर रखा था। जुनैद जो यासिर से कोई बात कर रहा था, अचानक ही बात करते करते वो चौंका था। मेहंदी कलर के सादा से सूट में मलबूस लंबे लंबे बालों वाली वो खूबसूरत लड़की बड़ी ही हसीन लग रही थी, जो न जाने की इस बात पर हंस हंस कर लोटपोट हो रही थी।
کانچ کی گڑیا جیسی دکھنے والی وہ خوبصورت لڑکی ان ساری لڑکیوں سے سب سے الگ اور مختلف تھی۔ بات بے بات ہنسنا اور دوسری لڑکیوں سے خسر پسر کرتی۔ اس لڑکی پر ہر بار جنید کی نظر اٹھ رہی تھی۔ وہ اپنے اوپر جیسے اختیار کھو بیٹھا تھا۔ آخر یہ لڑکی کون ہے؟ اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ وہیں پر ایک کرسی پر ٹک گیا۔ ڈاکٹر کی مصروف زندگی میں اسے کبھی کسی لڑکی کو اتنے غور سے دیکھنے کا وقت نہ ملا تھا، اور نہ ہی اپنی زندگی میں اس نے کبھی کسی لڑکی سے دوستی کی تھی۔ لیکن آج اس چھوٹی سی معصوم سی لڑکی کو دیکھ کر اس کا دل ایسے کیوں دھڑک رہا ہے جیسے وہ ایک 18 سال کا لڑکا ہے۔ بے اختیار اسے اپنی سوچ پر ہنسی آئی تھی۔ پھر نہ جانے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر یا پھر اس نے جان بوجھ کر ایسی حرکت کی تھی کہ اچانک ہی اپنا موبائل اٹھایا اور اس پیاری معصوم سی لڑکی کی تصویر کو اپنے موبائل میں قید کر لیا۔ گو کہ اس کی یہ حرکت ایک غیر اخلاقی تھی، لیکن وہ اپنے دل میں عہد کر چکا تھا کہ وہ اس لڑکی کے بارے میں جان کے رہے گا اور پتہ لگائے گا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے۔ شریک حیات کا جو تصور اس کے ذہن میں تھا وہ اس لڑکی سے بالکل مختلف تھا۔ وہ ایک سنجیدہ، سلیقہ شور اور تمیز و تہذیب والی لڑکی کی تلاش میں تھا، لیکن یہ لڑکی اس سے بالکل الٹ تھی۔ گو کہ اس کی عمر 19-20 سال تھی، لیکن دکھنے میں وہ صرف 16 کی لگ رہی تھی۔ اوپر سے بات بات پر ہنسنا، ہنستے ہوئے جب اس کا چہرہ سرخ پڑتا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے بار بار سورج کی سحر انگیزیاں اس کے حسن کو بیان کر رہی ہیں۔ کافی دیر تک فنکشن چلتا رہا۔ 2-3 دفعہ وہ لڑکی اسے نظر آئی اور پھر نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ وہ بھی اکتا کر امی سے کہنے لگا کہ اب گھر چلیں، بہت رات ہو گئی ہے۔ اگلے دن وہ اسپتال چلا گیا تھا۔ اسپتال سے آگے وہ اپنی کلینک میں چلا جاتا تھا، جہاں پر کئی مریض اس کے منتظر ہوتے تھے۔ پھر جیسے ہی شام کو گھر آیا تو اس کی ماں سنور بیگم جیسے اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ آج بہت دیر سے آئے ہو؟ پتہ چل گیا ہوگا کہ ماں انتظار کر رہی ہے۔ سنور بیگم نے شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا کہہ رہی ہیں امی آپ؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بس ایک کلینک میں ذرا دیر ہو گئی۔ آپ کو پتا تو ہے مریضوں کا رش ہوتا ہے کلینک پر۔ تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ سنور بیگم نے اپنی بات کا آغاز کیا۔ جنید منتظر نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ پھر سنور بیگم کہنے لگی، پہلے تم کھانا کھا لو۔ جنید لاپرواہی سے کہنے لگا، ابھی مجھے بھوک نہیں ہے، آپ بتائیں کیا کہہ رہی تھی؟ اتنی دیر سے انتظار کر رہی ہیں، اس لیے میں پہلے آپ کی بات سننا چاہتا ہوں۔ کل یاسر کی بہن کی شادی میں نے ایک لڑکی کو دیکھا ہے، بہت ہی پیاری لڑکی ہے، اسے میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی جنید حیران رہ گیا تھا، جبکہ سنور بیگم بڑی پرجوش نظر آ رہی تھی۔ جنید کے سامنے ایک پری چہرہ آیا تو اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ اپنی ماں سے کہنا چاہتا تھا کہ اس نے بھی اپنے لیے ایک لڑکی کو پسند کیا ہے۔ اب وہ تھوڑا بے چین سا ہو گیا تھا۔ ماں اگر اس کے لیے کوئی لڑکی پسند کر چکی ہے تو وہ اس کے فیصلے سے انکار نہیں کر سکتا۔ اس کے چہرے پر بڑی اداسی تھی۔ تبھی فضا بھی اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ ارے بھائی آپ آ گئے، میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ دیکھیں، ہم نے آپ کے لیے ایک پیاری سی لڑکی دیکھی ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ فضا نے جیسے ہی موبائل سامنے کیا تو جنید کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ پری چہرے والی لڑکی کی تصویر فضا کے موبائل میں بھی محفوظ تھی۔ جنید کے چہرے پر خوشی کی ایک چمک نے جگہ لے لی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے جنید نے پسند کیا تھا، اور اب فضا اور سنور بیگم کی پسند بھی بن چکی تھی۔ جنید نے چہرے کی خوشی نہ ظاہر کرتے ہوئے اپنی ماں کو دیکھا اور لاپرواہی سے کہنے لگا، ٹھیک ہے امی، اچھی ہے، آپ بات کر لیں۔ یہ کہتے ہی وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پیچھے فضا نعرے بازی لگا رہی تھی، دیکھا بھائی، مان گئے نا؟ میں نے آپ سے کہا تھا، بس جلدی سے آپ اس لڑکی کے گھر جائیں رشتہ لے کر۔ سنور بیگم خوش ہو کر کہنے لگی، بس ہم کل ہی چلیں گی رشتے کی بات کرنے۔ اگلے دن بارات تھی اور اس میں جانا جنید کے لیے بہت ضروری تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے شادی میں جانے کے لیے وقت نکالا تھا۔ پھر وہ شادی ہال میں پہنچ گیا، لیکن اس کی نگاہیں کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ کیا پتا وہ پری چہرہ آج پھر اسے نظر آ جائے، جیسے اس کی ماں نے اس کے بنانے کی خواہش پوری کرنے والی ہے، وہ لڑکی اس کی زندگی میں لانے والی ہے۔ آخرکار وائٹ کلر کے ڈریس میں ملبوس وہ لڑکی اسے دکھائی دے گئی، لیکن کل کی نسبت آج وہ سنجیدگی سے ٹیبل پہ بیٹھی ایک بڑی عمر کی عورت سے بات چیت کر رہی تھی، جبکہ وہ عورت اسے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ شکل سے صاف ظاہر تھا کہ یہ ادھیڑ عمر عورت اس لڑکی کی ماں ہے۔ شاید اپنی ماں کی موجودگی کی وجہ سے
وہ صحیح، وہ ایک جگہ ٹک کر بیٹھی تھی۔ جنید اسے دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیا تھا۔ وہ معصوم تو جانتی بھی نہیں تھی کہ عنقریب وہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والی ہے۔ بار بار جنید کی نظر اس کی طرف اٹھ رہی تھی۔ خیر خیریت سے یاسر کی بہن افشاں کی رخصتی ہو گئی تھی۔ جنید کی نگاہیں بے اختیار فضا کی طرف اٹھی تھی جو آنسو بہا رہی تھی۔ بے اختیار اس کے دل میں ایک لمحے کو یہ خیال آیا کہ کل کو فضا بھی ایسی ہی رخصت ہو جائے گی۔ ایک ہی اس کی اکلوتی بہن تھی۔ فضا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس نے اپنے ساتھ لگایا تھا، جبکہ جنید صرف بھائی ہی نہیں بلکہ اس کے لیے ایک باپ کی جگہ پر تھا، کیونکہ بہت چھوٹی عمر میں ہی دونوں بہن بھائی نے اپنے والد کو کھو دیا تھا۔ اس کے بعد کی زندگی بڑی سخت تھی، لیکن آخر کار گزر ہی گئی، اور آج سخت محنت کر کے جنید اپنی زندگی میں کامیاب ترین انسان تھا۔ اس کی عمر 30 سال تھی، جبکہ فضا اس سے پورے 10 سال چھوٹی تھی، ابھی صرف 20 سال کی تھی۔ وہ کالج میں گریجویشن کر رہی تھی۔ چھوٹا سا خاندان ایک بہت خوشحال تھا، لیکن ان کی زندگی میں جیسے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ لیکن جنید پچھلے 5 سالوں سے شادی کے لیے راضی ہی نہیں ہو رہا تھا، اور اب جب دل آیا بھی تو اس 19-20 سال کی خوبصورت کم عمر لڑکی پر، جسے سنور بیگم اپنی بہو بنانے کا خواب دیکھ رہی تھی۔ بارات والے دن موقع غنیمت دیکھ کر سنور بیگم نے اس خوبصورت پریوش لڑکی کی ماں کو بالآخر تلاش کر ہی لیا تھا، اور باتوں ہی باتوں میں اس کی گھر کا ایڈریس بھی پوچھ لیا۔ ولیمے والے دن بھی وہ لڑکی ان کی نظروں میں رہی تھی، اور انہوں نے اپنی پسند کو دل ہی دل میں داد دی تھی کہ وہ ہر حال میں اس لڑکی کو اپنی بہو بنائیں گی۔ چنانچہ اگلے روز وہ اپنے بیٹے کو بتا دیا کہ وہ آج رشتہ لے کر ان کے گھر جائیں گے۔ انہوں نے اپنی ساری بات فضا کو بھی لیا۔ انہوں نے اپنے ساتھ فضا کو بھی لیا اور یوں پوچھتے پوچھتے ایڈریس پر پہنچ گئی۔ ان کے گھر سے کافی دور رہائش پذیر تھے وہ لوگ، لیکن سنور بیگم کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہمیں لگی لپٹی رکھنی نہیں آتی، ہم سیدھی بات کریں گے۔ ہمیں آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے، ہم نے تو بس اسے شادی میں دیکھا اور پسند کر لیا۔ خیر سے نام کیا ہے آپ کی بیٹی کا؟ بشرا بیگم نے یہ سنا تو حیران رہ گئی، کیونکہ سنور بیگم نے انہیں بتایا تھا کہ ان کا بیٹا ڈاکٹر ہے اور وہ اپنا کلینک چلاتا ہے، جاب بھی کرتا ہے، اچھا خاصا کما لیتا ہے۔ میری بیٹی کا نام ارہا ہے، اور وہ تو ابھی کافی کم عمر ہے۔ بشرا بیگم نے سوچنے کا وقت لے لیا تھا۔ سنوبر بیگم نے کھلے دل سے سوچنے کا وقت دے دیا، پر بشرا بیگم کی نظریں ان کے ساتھ آنے والی ان کی بیٹی فضا پر ٹھہر سی گئی تھی۔ آپ برا نہ مانیں تو میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ آپ کی بیٹی کی عمر کیا ہے؟ ایک لمحے کے لیے سنوبر بیگم سوچ میں پڑ گئی، اگلے ہی لمحے بول دیا، میری بیٹی فضا بھی آپ کی بیٹی ارہا کے ہی برابر ہے۔ یہ سننا تھا کہ بشرا بیگم نے ایک ایسا مطالبہ کیا کہ اسے سن کر سنوبر بیگم ایک لمحے کے لیے ٹھہر سی گئی۔ ہمیں آپ کی بیٹی پسند آئی ہے، ہم اپنے بیٹے کا رشتہ اس کے لیے کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ کو یہ رشتہ قبول ہے؟ جس طرح میں نے وقت لیا ہے آپ بھی وقت لے سکتے ہیں۔ سنور بیگم نے مسکرا کر سر ہلایا اور تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد گھر واپس لوٹ آئیں۔ جیسے ہی انہوں نے گھر کے اندر قدم رکھا تو جنید ادھر سے ادھر بے چینی میں ٹہلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ شاید اس نے آج کلینک جوائن نہیں کیا تھا۔ کیا ہوا امی، کیا بات بنی؟ انہیں گھر کے بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوتے دیکھا تو فوراً ان سے پوچھ بیٹھا۔ سنور بیگم ایک لمحے کے لیے اپنے بیٹے کی اس بے تابی پر مسکرا کے رہ گئی، اور انہوں نے اپنی بیٹی کو دیکھا جو سر جھکائے ہوئی تھی اور انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ فضا بیٹا تم اپنے کمرے میں جاؤ، انہوں نے اس سے کہا، اور اس کے اندر جاتے ہی انہوں نے جنید کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر صوفے پر آ گئی۔ بیٹا میری بات سنو، انہوں نے ہم سے وقت مانگا ہے، ہم نے وقت دے دیا ہے، لیکن سنور بیگم ٹھہر سی گئی۔ لیکن کیا؟ وہ الجھا۔ انہوں نے بدلے میں تمہاری بہن فضا کا رشتہ مانگا ہے، انہیں اپنے بیٹے کے لیے فضا پسند آ گئی ہے۔ میں نے بھی سوچنے کا وقت لے لیا ہے، اب تم بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ سن کر جنید کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ نیک کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے، میں آج ہی اچھی طرح چھان بین کرواتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے باہر کھڑا ہو گیا اور فضا کے کمرے میں جا پہنچا جو آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ ارے میری گڑیا رو کیوں رہی ہے؟ ابھی تمہاری رخصتی تھوڑی ہو رہی ہے، صرف بات پکی ہوگی۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ جانتا تھا کہ اب باپ کی جگہ وہی ہے جس کے کندھے پر سر رکھ کے فضا اپنے آنسو بہا سکتی ہے۔ اس نے فضا کو چمکارا اور اپنے کمرے میں آ کے لیٹ گیا، چھت کو گھوڑنے لگا۔
وہ 30 سال کا اچھا خاصا میچور شخص تھا، لیکن جب سے اس نے ارہا کو دیکھا تھا تو اس کی ساری میچورٹی جیسے ہوا ہو کر رہ گئی تھی۔ اب اسے شدت سے اس کا انتظار تھا کہ اس کے گھر والے کیا جواب دیتے ہیں۔ ساتھ کی چھان بین کروا لی گئی تھی۔ وہ واقعی ایک بہترین شخص تھا۔ عمر میں وہ جنید سے چھوٹا تھا۔ عمر اس کی 25 سال تھی اور وہ واقعی میں فضا کی جوڑ کا تھا۔ دوسری طرف جب ارہا کو پتا چلا کہ اس کے لیے ایک 30 سالہ مرد ڈاکٹر کا رشتہ آیا ہے تو وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ امی، خدا کا واسطہ ہے، مجھے ڈاکٹر سے ہرگز شادی نہیں کرنی۔ انتہائی خشک مزاج ہوتے ہیں جن کا نارمل زندگی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آپ مجھے تو معافی رکھیں، 7 بھائی کی منگنی کر دیں، لیکن مجھے ڈاکٹر سے شادی نہیں کرنی۔ ارہا نے صاف ہری جھنڈی دکھا دی تو بشرا بیگم نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ پاگل مت بنو، اتنے اچھے رشتے اتنی آسانی سے نہیں مل جاتے، اور وہ تو تمہیں پسند کرتا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ تم ایسا برتاؤ کر رہی ہو؟ ایک دم سے ارہا کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا اور وہ وہیں بیٹھ کر انگلیاں چٹکانے لگی۔ امی پلیز بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں ایسے خشک انسان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی جس کی زندگی کلینک سے شروع ہو کر کلینک پر ہی ختم ہوتی ہے۔ بیوی بچوں کے لیے اس کے پاس کوئی ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ اس نے ایک بار پھر سے کمزور سا احتجاج کیا، لیکن بشرا بیگم نے اس کے احتجاج کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ بس، میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا، ہم نے جنید کی چھان بین کروا لی ہے اور وہ واقعی میں ایک اچھا انسان ہے۔ آج ہم انہیں جواب دے دیں گے، بلکہ تیار ہو جانا، ہم ان کے گھر فضا کی بات پکی کرنے جائیں گے کیونکہ انہوں نے ساتھ کے لیے ہاں کر دی ہے۔ یہ سننا تھا کہ ارہا مسکرا بھی نہ سکی۔ کتنا شوق تھا اسے اپنے بھائی کی دلہن تلاش کرنے کا، اور آج دلہن مل بھی گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ایک اور رشتہ جڑنے جا رہا تھا جو اسے قطعاً قبول نہیں تھا۔ وہ بیجو تاپ کھا کے رہ گئی۔ اگلے دن صبح اس کی والدہ نے اسے حکم دے دیا تھا کہ وہ دوپہر کو تیار ہو جائے، ہمیں سنور بیگم کی طرف چلنا ہے۔ وہ انتہائی بے دلی سے تیار ہوئی۔ وہ بے دلی سے تیار ہونے کے بعد بھی غضب ٹھا رہی تھی۔ اتفاق سے یہ اتوار کا دن تھا۔ جنید کا کلینک بند تھا اور گھر پر ہی موجود تھا۔ دوپہر کو جب گھر کے دروازے کی بیل بجی تو اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تھا اور سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اسے اپنا دل دھڑکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ، السلام علیکم، اندر آئیے نا۔ چند سیکنڈ کے بعد جیسے اسے ہوش آیا اور اس نے اپنے سامنے کھڑے مہمانوں کو اندر آنے کا کہا۔ جنید کی نگاہیں ارہا کی سراپے پر مکمل طور پر جمی ہوئی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی اور اس پر اس کا حسن دو آشتہ بن کر جنید کے ہوش اڑا رہا تھا۔ وہ اندر تشریف لا چکے تھے۔ جنید نے بھی موقع دیکھتے ہوئے اس کے سامنے والے صوفے پر اپنے قدم جما لیے۔ فضا کی رسم ادا کر دی گئی اور اسے مٹھائی کھلانے کے ساتھ ساتھ شگن کی رقم بھی دے دی گئی، اور اس کے ساتھ ہی بشرا بیگم نے اعلان کر دیا کہ انہیں جنید کا رشتہ بھی قبول ہے۔ سنور بیگم تو فوراً اسے اپنے پاس بلایا اور لال دوپٹہ لے آئیں اور ارہا کو اڑا کر اس کے ہاتھ پر شگن کے پیسے رکھ دیے۔ آج سے فضا آپ کی ہوئی اور ارہا ہماری۔ امید ہے کہ اس کی شادیاں بھی ہم جلد ہی طے کریں گے۔ یہ دونوں فیملیز کے لیے ایک انتہائی خوشگوار دن تھا۔ جنید کے دل میں بھی لڈو پھوٹ رہے تھے۔ اس نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا۔ رات کے وقت وہ جیسے اپنے کمرے میں آیا تو اس کا موبائل بیل دینے لگا۔ آپ کوئی پیشنٹ نہ ہو تو اچھا ہوگا۔ اس نے اسی سوچ کے ساتھ یس کا بٹن دبا دیا۔ ہیلو، دوسری طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ ایک بار پھر سے جنید نے کہا تو ایک نسوانی آواز اسے سنائی دی، اور اس آواز کو وہ لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ ارہا، یہ آپ ہیں؟ اس نے فوراً اس سے پوچھ لیا۔ جی، آپ نے بالکل ٹھیک پہچانا، میں ارہا ہی ہوں۔ اس نے جھجکتے ہوئے جنید کی تصدیق کی تو جنید کا ہنسنا اسے سنائی دیا اور اس کے تن بدن میں آگ لگا گیا۔ سمجھتے کیا ہیں یہ خود کو؟ ان کو میری محبت حاصل ہو گئی تو یہ خود کو 30 مار خان سمجھ رہے ہیں۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ کہیے کہ اس بات کے لیے آپ نے فون کیا ہے؟ جنید نے مدہوش لہجے میں کہا تو ارہا نے اپنا گلا کھنکارا۔ جنید ہمتن گوش تھا۔ آپ میری بات غور سے سنیے گا۔ ارہا نے تمہید باندھی۔ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ انفیکٹ یہ رشتہ زبردستی جوڑا گیا ہے، صرف آپ کے ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے۔ امی نے میرا رشتہ آپ سے طے کر دیا ہے، لیکن میں انتہائی جولی بندے سے شادی کرنا چاہتی ہوں جو زندگی سے بھرپور ہو، آپ کی طرح خشک مزاج انسان نہ ہو۔ برائے مہربانی یہ رشتہ ختم کر دیں تاکہ بات آگے نہ بڑھے
और भाई का रिश्ता भी बरकरार रहे। ये सुनना था कि जुनैद के चेहरे से मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई और उसके माथे पर बल पड़े। ये क्या कह रही हैं आप? वो बस इतना ही बोल सका। जी, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैं इस रिश्ते पर राजी नहीं हूँ। उसने जुनैद के दिल के कई टुकड़े कर डाले थे। ठीक है, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। ये कहते साथ ही जुनैद ने फ़ोन बंद कर दिया, तो इरहा ने गहरा साँस लिया और देखते हैं अब ऊँट किस करवट बैठता है। इतनी बेइज़्ज़ती सहने के बाद तो जो भी होगा वो मंगनी तोड़ ही देगा। अब ये डॉक्टर साहब पता नहीं क्या करते हैं। वो खुद को आईने में देखकर मुस्कुराकर कहने लगी, लेकिन नहीं जानती थी कि उसकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आने वाली है। अगले दिन सुबह जुनैद ने नाश्ते पर अपनी अम्मी को मुखातिब किया। अम्मी, मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। उसके लहजे में संजीदगी थी। उसके लहजे में संजीदगी देखकर सनोबर बेगम भी गड़बड़ा गई। हाँ बेटा बोलो, मैं सुन रही हूँ। अम्मी, मैं चाहता हूँ कि आप मेरा इरहा से निकाह कर दें। सनोबर बेगम ने सांस रोककर उसकी ये बात सुनी थी। लेकिन बेटा, कल ही तो मंगनी हुई है और आज तुम निकाह की बात कर रहे हो। खैर तो है ना? उन्होंने उसके हाथ पर हाथ रखकर उसकी आंखों में देखकर पूछा, जहाँ उदासी डेरे जमाई हुई थी। जी, बिल्कुल ठीक है। बस मेरे दिल चाह रहा है कि मैं फ़िलहाल सिर्फ़ निकाह कर लूँ। रुख़्सती भले लड़की वाले जब चाहें कर लें, लेकिन निकाह मैं कल की तारीख़ में ही करना चाहता हूँ, वो भी इंतहाई सादगी से। आप लड़की वालों को पैगाम पहुँचा दें। चाय का कप उसने लबों से लगाकर अपनी बात का इख्तिताम कर दिया था। सनोवर बेगम के लिए जुनैद की बात पत्थर पर लकीर होती थी, इसलिए उन्होंने उसके जाने के बाद फ़ौरन से बुशरा बेगम को फ़ोन मिलाया और जुनैद की सारी ख्वाहिश उनके इल्म में ले आईं। बुशरा बेगम को भला क्या एतराज़ हो सकता था? उन्होंने फ़ौरन से अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी और यूँ अगले ही दिन जुनैद और इरहा का निकाह तय कर दिया गया। अम्मी, ये क्या कह रही हैं? आप होश में तो हैं? अभी कल ही तो हमारी मंगनी हुई है। निकाह का सुनते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। फिर उसकी वालदा ने उसे आकर गले से लगाकर उसका माथा चूमा था और उसे ये खुशखबरी सुनाई थी कि जुनैद करना चाहता है रुखसती। रुखसती भले जब भी हो, लेकिन वो निकाह फ़ौरन करना चाहता है। मैंने रज़ामंदी भी ज़ाहिर कर दी है। इरहा फटी-फटी निगाहों से अपनी वालदा की तरफ देखने लगी। नहीं अम्मी, ये नहीं हो सकता। ये भला कैसे मुमकिन हो सकता है? वो अपनी जगह पर खड़ी हो गई और रोने लगी। मैं जानती हूँ हर लड़की के लिए ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अब बेटा ये रस्म दुनिया है, निभाना तो है। उन्होंने आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया, लेकिन वो नहीं जानती थी कि रहा उनसे जुदाई पर नहीं, बल्कि जुनैद की हर धर्मी पर आंसू बहा रही है और वो उन्हें रोक भी नहीं पा रही थी। बहुत बुरे हैं आप जुनैद, आपने मेरी बात सुनकर ये रद्द अमल दिया है। वो खिड़की के पास दीवार से टेक लगाए आसमान पर मौजूद चांद को देख रही थी। काश आप मेरी बात सुन लेते और उस पर अमल करते, ना कि इस पर। अपनी अना की चोट को तस्लीम करते। काश आपका दिल राजी होता तो मामलात मुख्तलिफ होते। आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर उसके पूरे चेहरे पर बिखर गए। ना चाहते हुए भी अगले दिन वो तैयार होकर आंसू बहाती सोफे पर टेकी बार बार बैरूनी दरवाजे की तरफ देख रही थी, जहां से सनोवर बेगम और उनके घर वालों ने आना था। या अल्लाह, तू ही कोई मुआवजा कर दे। काश मेरी जुनैद से शादी ना हो। उसने बेख्तियार सोचा और बुशरा बेगम को कायल कर करके वो थक चुकी थी, लेकिन उनके लिए जुनैद का हुक्म सबसे अव्वलीन था। थोड़ी देर बाद वो लोग घर आ चुके थे। जुनैद इरहा के बराबर में बिठा दिया गया और रस्म निकाह शुरू हुई। मौलवी साहब ने इजाब व कबूल के लिए दोनों तरफ से इजाज़त मांगी और इरहा ने अपने दिल पे पत्थर रखते हुए बहती आंखों के साथ इजाज़त दे दी। अब वो इरहा नहीं रही थी, बल्कि इरहा जुनैद हुसैन बन गई थी। आप दोनों चाहें तो कमरे में जाकर कुछ वक्त गुजार सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं। बुशरा बेगम ने इरहा को खड़ा किया और उसके कमरे में पहुंचा दिया। वापस आकर उन्होंने जुनैद से कहा, तो वो मुस्कुराकर सर हिलाकर इरहा के कमरे की तरफ बढ़ गया। अस्सलामुअलैकुम। वो अंदर दाखिल हुआ तो इरहा हैरान होती निगाहों के साथ उसे देखा। आप वहीं ठहर जाइए, अंदर क्यों आ रहे हैं? हमारी रुखसती तो नहीं हुई। वो अपनी जगह सहम सी गई थी। मानता हूँ कि रुखसती अभी नहीं हुई है, लेकिन रुखसती जैसी रुकावट दूर करना मैं जानता हूँ। जुनैद ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम कर उसे दहकते हुए लब रखे, तो इरहा अपने पूरे वजूद के साथ कांप के रह गई। उसकी आंखों में आंसुओं की बहने की रवानी में तेजी आ गई। मैं तो बस निकाह के जरिए आपको ये बताना चाहता था कि आपका फैसला मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता और मैं उसे जूते की नोक पे रखता हूँ, क्योंकि अगले ही लम्हे उसने
इरहा को बेड पर से हाथ का सहारा देकर उठाया और कमर में हाथ डाल के खींच के खुद से इतना करीब किया कि उसका सांस बंद होने लगा। उसकी सांसों की गहरी तपिश उसे अपने गर्दन और चेहरे पर बाकायदा तौर पर महसूस हो रही थी। तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। अपने दिल में ये ख्याल भी मत लाना कि तुम मुझसे दूर हो सकती हो। इस बात का मुजाहिरा तुमने देख लिया है कि अगले ही दिन मैंने मंगनी तोड़ने के बजाय तुमसे निकाह को तरजीह दी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें किसी और के लिए मैं नहीं छोड़ना चाहता। आई समझ? तुम बे तुम बेइंतहा धीरे धीरे उसने कान के करीब सरगोशी की थी। जुनैद प्लीज छोड़ दें। इरहा की रोती हुई आवाज पर जुनैद ने हंसते हुए उसे छोड़ दिया। उसकी तरफ देखे बगैर तेज तेज कदम उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। आंसू तेजी से इरहा की आंखों से निकलकर गालों पे बह रहे थे। वो वहीं पलंग पर बैठ गई और अपनी किस्मत पर अफसोस करने लगी। काश अम्मी आपने मेरी बात मान ली होती तो मैं उम्र के इतने फर्क के साथ ऐसे शख्स के साथ जिंदगी न गुजारती जिसने पहले ही दिन मुझ पर अपना रौब जमाए रखा। उसके दिल में जुनैद के लिए अब बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं थी, क्योंकि जो कुछ भी जुनैद ने किया था वो उसकी नज़र में नाकाबिले माफ़ी था। उसके निकाह को 1 हफ्ता हो गया था और जुनैद ने उससे कोई राब्ता नहीं किया था। उसने शुक्र अदा किया था कि वाक़ई में अब जुनैद ने कोई राब्ता नहीं किया है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ज़िंदगी एक बार फिर से उसे अपने शौहर को उसके सामने ला खड़ा कर देगी। वो दोपहर का खाना बना रही थी। जब से उसका निकाह हुआ था, उसकी वालिदा ने उसे किचन में खाना सिखाने की ज़िम्मेदारी सौंप दी थी। उस वक़्त भी वो किचन में खड़े खाना बना रही थी कि जब अचानक से तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया और उसने जैसे ही पीछे पलटकर प्लेट उठाकर तेल में कुछ डालना चाहा, तो उसका दुपट्टा चूल्हे के अंदर जलने लगा और जैसे ही मुड़कर उसने अपने दुपट्टे को आग से बचाना चाहा, देगची उलटकर उसके पैरों पर गिर गिर गई और एक ज़ोरदार चीख बुलंद हुई। बुशरा बेगम दौड़ के उसके पास आई तो वो दर्द की शिद्दत से बिलबिला रही थी। उन्होंने फ़ौरन से आगे बढ़कर ठंडा पानी उस पर डालना शुरू किया और उसे लेके कमरे में आ गई। उसके कपड़े बदल चुकी थी, लेकिन इरहा को किसी तौर आराम नहीं आ रहा था। मैं तुम्हें दवाइयाँ देती हूँ, मैंने क्रीम लगा दी है, अगर तुम्हें आराम नहीं आता तो हम क्लिनिक में डॉक्टर को दिखा देंगे। उन्होंने दर्द की गोली देकर उसे सुलाने की कोशिश की और वाकई में उसे आराम आ गया। पर ये आराम वक्ती था। शाम को जब उसकी आंख खुली तो वो एक बार फिर से तड़प रही थी। चलो बेटा, वाकई में डॉक्टर के पास हमें जाना चाहिए। वो उसे लेकर एक मशहूर क्लिनिक आ गई, जहाँ जैसे ही उसने कदम रखा तो सामने लिखी तख्ती पर डॉक्टर जुनैद हुसैन देकर एक लम्हे के लिए उसका माथा ठनका। आप मुझे कहाँ ले आई हैं? उसने बुशरा बेगम से पूछा तो वो मुस्कुराने लगी। मैं तुम्हें तुम्हारे शौहर के क्लिनिक में ले आई हूँ। डॉक्टर है और तुम्हारे जख्म को भी अच्छी तरह दिखेगा। वैसे भी जख्म दोनों रानों के पास है, किसी और डॉक्टर को तो नहीं दिखा सकते। वो तुम्हारा शौहर है, आगे तुम खुद समझदार हो। तो वो उसे लेकर वेटिंग एरिया में बैठ के बारी का इंतज़ार करने लगी। तो अचानक से जुनैद किसी काम से कमरे से बाहर निकला और सामने बैठी इरहा की तरफ देखते ही उसे अपनी आंखों पर यकीन ही ना आया। मिस, आप अंदर आ जाएं, चेकअप करवा दीजिए। वो समझ गया था कि उसके पास दवाई लेने आई है, क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि वो जल चुकी है। इरहा ने रहम तलब नजरों से अपनी माँ की तरफ देखा। पागल मत बनो, शौहर है तुम्हारा, आ जाओ अंदर। उन्होंने उसे चमकार के कहा तो वो मरे मरे कदमों से अंदर दाखिल हुई, जहाँ वो सीने पे बाजू लपेटे अपनी होने वाली बीवी का ही इंतजार कर रहा था। कैसी हैं आप? उसने इरहा से पूछा तो वो मुस्कुरा भी ना सकी। क्या तकलीफ है आपको? वो कमाल जब्त से पूछने लगा तो वो उसे नजरअंदाज कर रही थी। मेरी दोनों रानों पर जख्म है, तेल से जल गई हैं। ये सुना था कि जुनैद ने उसे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर वो पूरे वजूद के साथ कांप उठी। देखिए, आप जब तक अपने जख्म से कपड़ा नहीं हटाएंगी, मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। जुनैद ने मोहब्बत से कहा तो उसे हवन्नकों की तरह देखने लगी। अगर आप नहीं हटा सकती तो मैं हटा दूंगा। हम मियाँ बीवी हैं, हमारे दरमियान कोई पर्दा नहीं है। अगले ही पल वो अपनी जगह से उठा और जैसे ही इरहा इरहा की चादर आन से हटाने लगा तो एकदम से इरहा ने उसे आगे बढ़कर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। शर्म नहीं आती आपको मुझे बेलिबास होने का कहते हुए? मैं यहाँ आपसे दवाई लेने आई हूँ, न कि ऐसी घटिया हरकत करने। वो एक लम्हे के लिए शशदर रह गया। अगले ही लम्हे वो वहां से उठी और तकरीबन ऊंचा ऊंचा रोते हुए दौड़कर कमरे से बाहर निकलकर अपनी अम्मी के गले लग गई। जुनैद हैरान परेशान सा अपनी जगह सुन हो गया। अम्मी, अम्मी, डॉक्टर ने मेरे साथ इंतहाई बुरा सलूक किया है।
रोते हुए बुशरा बेगम के सीने में मुंह छुपाए लगी। वो वहां मौजूद तमाम लोग हैरान रह गए, और जुनैद जो दरवाजे के बाहर निकला था, उसने इरहा की सारी गुफ्तगू अपने कानों से सुनी थी, और अगले ही पल अपने आप शर्मिंदा सा दिखाई देने लगा। वो मुजरिम बन गया था। तमाम मरीज भी आपस में बातें करने लग गए, और इरहा तो उस पर और भी कई इल्ज़ाम लगा चुकी थी। उन्होंने मौका का गनीमत देखकर मेरे साथ ज्यादती करना चाही। जुनैद के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। इरहा, होश करो, क्या कह रही हो? तो उसकी वालदा ने उसे बुरी तरह डांट दिया और उसे घर लेकर आ गई। दूसरी तरफ जुनैद इसी वक्त तबीयत की खराबी का बहाना बनाकर क्लिनिक बंद कर दिया था और घर की तरफ रवाना हो गया। जो कुछ हुआ था वो उसे भूल नहीं सकता था। उसका दिल चाह रहा था कि वो अभी खड़े खड़े इरहा को तलाक दे दे, लेकिन उसे उसकी बात की हैरानी थी कि क्या वो इतनी छोटी बच्ची है कि अपने शौहर पर ज्यादती के इल्ज़ाम लगा रही है। इन्हीं सोचों में डूबा जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुआ, तो अगली ही पल उसका गुस्सा ठंडा हो गया। जब उसने अपनी बहन फिजा को मुस्कुराते हुए जुनैद की तरफ बढ़ते हुए देखा, और उसने आगे बढ़कर उसके मुंह में गुलाब जामुन ठूस दी। भैया मुबारक हो, आपकी शादी तय हो गई है, यानी इरहा की रुखसती जल्द मुतवक्किल है। ये सुनना था कि जुनैद शशदर निगाहों से उसे देखने लगा। ये तुमसे किसने कहा? वो वहीं सोफे पे बैठ गया और पानी पीने लगा। बुशरा आंटी की कॉल आई थी, उन्होंने जल्द शादी पर जोर दिया है, बल्कि 1 हफ्ते का वक्त दिया है। ये सुनना था कि जुनैद ने कोई जवाब नहीं दिया और इंतहाई गुस्से से उठकर अपने कमरे में चला गया। इन्हें क्या हो गया? शादी का सुनकर तो भाई के चेहरे पर खुशी नजर आनी चाहिए थी, लेकिन खुशी तो बिल्कुल गायब हो चुकी है। वो वहीं परेशानी में मुब्तला हो गई। शादी का शोर उठा था। जुनैद ने हर रस्म से माजरत कर ली थी और साफ तौर पे कह दिया था कि वो फिजा की हर रस्म करे, लेकिन जुनैद को उससे दूर रखें। उसकी ये बात इरहा तक पहुंच गई थी, तो उसने अपने दिल को थाम लिया था। ये मैंने क्या कर दिया? मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी। वो मेरे शौहर थे, उनका मेरे वजूद पर पूरा हक था, लेकिन मैंने अपनी नादानी में उनसे जान छुड़ाने के लिए ये कैसा कदम उठा लिया। बारात वाले दिन जब वो तैयार हो रही थी, तो उसके दिल में अजीब से वसवसे जन्म ले रहे थे, और उन वसवसों ने हकीकत का रूप उस वक्त धारा जब जुनैद रात को इंतहाई देर से उसके कमरे में दाखिल हुआ, और दाखिल होते ही वो बेड पर सो गया। इरहा का सांस सीने में ही अटक गया, लेकिन अगले ही लम्हे उसने अपनी सोच को झटक दिया कि अगर वो इब्तिदा नहीं कर रहे तो मैं क्यों पहल करूं। यही सोचते सोचते वो दो अजनबियों की तरह शादी की पहली रात गुजारने लगे। अगली सुबह इरहा की आंख खुली तो जुनैद कमरे में मौजूद ही नहीं था। वो झिझकते हुए बाहर आई तो सनोवर बेगम ने आगे बढ़कर उसे गले से लगाया। बेटा जुनैद, कहाँ है? ये सवाल बनकर उसका माथा ठनका। अम्मी, मुझे नहीं पता, मैं तो सो रही थी। सनोवर बेगम ने आईब्रो ऊपर करके उसका जवाब सुना। पर बेटा, वो सुबह सुबह कहाँ जा सकता है? तुम्हें मालूम होना चाहिए ना। उन्होंने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों के सार में लिया और टेबल तक ले गई। थोड़ी ही देर में जुनैद आता दिखाई दे गया। वो जॉगिंग के लिए निकल गया था। अम्मी, जल्दी से नाश्ता बना ले, मुझे जॉब पर भी जाना है। अस्पताल से कॉल आई है, इमरजेंसी है, फिर क्लिनिक भी खोलना होगा। ये सुनना था कि सनोवर बेगम के माथे पे बल पड़ गए। क्या हो गया है जुनैद बेटा? शादी की पहली रात है और तुम हॉस्पिटल भी जाओगे, फिर क्लिनिक भी खोलोगे? तुमने छुट्टियां नहीं ली थी? जुनैद ने एक कड़ी नजर इरहा पे डाली तो वो अगले ही लम्हे नजरें झुकाकर प्लेट पर झुक गई। ली थी छुट्टियां भी, लेकिन कुछ हालात ऐसे पेश आ गए हैं कि मुझे छुट्टियों को कैंसिल करना पड़ रहा है। ये कहकर वो अपनी प्लेट पर झुक गया। नाश्ते के बाद वो जैसे ही कमरे में गया तो सनोवर बेगम ने इरहा को इशारा किया, तो वो भी दौड़कर उसके पीछे गई। मैं आपकी मदद करवा दूं? वो कपड़े निकालने लगा। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो। ये सुनना था कि इरहा का पूरा वजूद लरज उठा। वो सोफे पर बैठकर उंगलियां मरोड़ने लगी। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो उससे पूछ बैठी। साथ आंसू भी आंखों से बह रहे थे। एक लम्हे के लिए जुनैद का हाथ थामा और उसने मुड़कर इरहा को देखा। चंद कदम चलते हुए आगे आया, सीने पर बाजू लपेट लिए। तुम्हारे लिए ये रिश्ता बोझ है तो फिर शादी की पहली रात जल्दी आकर क्या करता, और अब यहाँ ठहर कर क्या करूँगा? तुम्हें मेरा वजूद खटकता है। बेहतर यही है तुम्हारी नज़रों से गायब ही हो जाऊं। इरहा जो रुखसती के बाद अपने दिल में उसके लिए नरम गोशा महसूस कर रही थी, उसने जब ये सुना तो फौरन से कह बैठी, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है जुनैद, आप मुझे माफ़ कर दें। जुनैद ने लम्हे के लिए उसे देखा और अगले ही पल वॉशरूम में दाखिल हो गया। इरहा का दिल धक से रह गया।
जुनैद का ये रवैया उसकी समझ से बालातर था। तो गोया वो मुझसे क्लिनिक वाली बात का बदला ले रहे हैं। वो वहीं बैठी रो रही थी। जुनैद बाहर निकला तो वो इसी पोजीशन में बैठी अब तक आंसू बहा रही थी। अब उन आंसुओं को बहाने का कोई फायदा नहीं है, उसने कहा, और अपनी घड़ी पहनी और कोट पहन कर वो चल पड़ा। पूरा दिन वो कमरे में उदास बैठी रही। उसका दिल ही नहीं चाहा कि वो बाहर निकले। खाने की मेज पर पहुंची तो सनोवर बेगम ने उसके उदास चेहरे को देखा। अगले ही पल वो उनके गले लगकर रो पड़ी कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और फिर उसने वो सारा किस्सा सुना दिया कि जो क्लिनिक में पेश आया था। तुम फिक्र न करो, उसका गुस्सा चंद दिनों में ठंडा हो जाएगा। बस तुम सब्र से काम लो। उसकी सास ने आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहिरा करते हुए उसे समझाया था और फिर साथ ही एक मशवरा भी दे डाला था। वो मुस्कुराकर इस पर अमल करने की ठान चुकी थी। क्लिनिक से जब वो थका हारा वापस लौटा तो बेध्यानी में कमरे में दाखिल हुआ और वहीं झुक झटक कर रह गया। कमरा इंतहाई खूबसूरती से रोमान परवर माहौल में बदला हुआ था। मोमबत्तियां जल रही थी, गुलाब के फूलों से सजावट की गई थी और वो इंतहाई फैंसी लिबास में तकरीबन उसी रेड नाइटी में मलबूस थी जो उसने इंतहाई चाहत से उसके लिए खरीदी थी। जुनैद एक लम्हे के लिए उसके हुस्न में खो सा गया। इरा उसे देखकर मुस्कुराई और आगे बढ़कर उसका हाथ थाम कर उसे कमरे के अंदर ले आई। आई एम रियली सॉरी जुनैद, मैं नादान थी, मुझे माफ़ कर दें। बस डॉक्टर का नाम सुनकर अजीब सा एहसास हुआ कि डॉक्टर तो बहुत मसरूफ़ होते हैं, इसलिए मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे तो एक रोमांटिक पर्सन से शादी करनी थी। ये सुनना था कि जुनैद की आंखों में जज्बात बुलंद होते दिखाई दिए। और तुमसे किसने कहा कि डॉक्टर रोमांटिक पर्सन नहीं हो सकता? धीरे धीरे आगे बढ़ा तो उसके इरादे जानकर एक लम्हे के लिए वो दहल सी गई। दूसरे ही पल वो उसे दीवार से लगा गया और एक हाथ दीवार पर जमा कर दूसरा हाथ उसकी कमर में डालकर उसे खुद से बेहद करीब किया। इरहा ने अपनी आंखें मींच लीं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कितना रोमांटिक हूँ। उसने एक झटके से इरहा को बिस्तर पर गिराया और उसके गुलाब से लबों पर छुप गया। उसका दुआश्ता हुस्न उसे घायल कर रहा था और इरहा उसकी बाहों में तड़प रही थी। वो उसे बेड पर ले आया और उस पर हावी होने लगा। जुनैद प्लीज़, वो सिसकी। अभी तो मैंने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है और अभी तो पूरी मूवी बाकी है। वो उसे हर पर्दे से आज़ाद करता चला गया। मध्यम रोशनी में रहा का सरापा किसी चांदनी की तरह चमक रहा था। जुनैद ने अपने लम्हों के लम्स से उसके वजूद के हर हिस्से पर अपनी बेताबियों की दास्तान रकम की थी। इरहा शर्म से बेहाल खुद को उसकी पनाह में समेटती जा रही थी। अब वो इरहा के नाजुक वजूद में जम होने लगा। कमरे में सिर्फ उनकी सांसों और मोहब्बत की सरगोशियों की आवाज़ें गूंज रही थीं, जो दो जिस्मों और दो रूहों के एक होने की गवाही दे रही थी। जुनैद ने उसे अपनी मोहब्बत और चाहत का भरपूर एहसास दिलाया था। अब बताओ, मैं खुश्क मिजाज हूँ या रोमांटिक पर्सन? सारे जज्बात लुटाने के बाद वो उसकी गोद में सर रखे उसके चेहरे पर हाथ फेर रहा था। इरहा ने शर्म से अपनी नज़रें झुका दी। आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं। वो शर्म से दोहरी होती बामुश्किल बोल पाई थी। आप तो नहीं कहोगी ना कि मैं अनरोमांटिक हूँ? वो जो शरारत से एक आंख विंग करते उसे छेड़ रहा था, वो आज इसके रोमांस का भरपूर मुजाहरा देख चुकी थी। वो एकदम से घबरा के बेसाख्ता बोली थी, हरगिज़ भी नहीं। उसकी इस मासूमाना अंदाज पर जुनैद ने सरशारी के एहसास के साथ आंखें मूंद ली थी, जबकि रहा उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए शुक्रगुजारी के साथ अपने रब की अता पर दिल ही दिल में सर खम कर रही थी।